जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का एक और चैप्टर जिसका नाम है मौर्यकाल। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाला है, वो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो काल का जो सीक्वेंस है वो लाइन से चले आ रहा है। बीच से देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप पहले से देखते जाइए। दूसरी बात, हम पढ़ाने का तरीका तो थोड़ा सा चेंज किए हैं। चेंज कहने का मतलब ये है कि आपको पीडीएफ से ना पढ़ाकर लिख कर पढ़ाएंगे। लिख कर पढ़ाने से जो है आपको याद ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जैसे पूरे स्क्रीन में यदि मैंने पीडीएफ शो करा दिया तो आप मैं जहाँ समझा रहा हूँ उसको छोड़ के आप अन्य चीज़ें पढ़ने लगेंगे या फिर आपका ध्यान अन्य चीज़ों में जा सकता है। इन सब से बचने के लिए हम क्या किए हैं, फिलहाल इस प्रकार से लिखने की व्यवस्था की है। और याद रखिएगा, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्ज़ाम के लायक है। पढ़ाने को बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम के समय क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। वैसे हम बहुत चीज़ पढ़ के चले जाते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से जितना मौर्य काल से संबंधित है मैं वो बताऊंगा। मौर्य काल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यदि बात होगी छत्तीसगढ़ से संबंधित तभी बताया जाएगा। मौर्य काल से राजा महाराजा, इसके कालक्रम क्या था, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। स्टार्ट करते हैं आज का काल, मौर्य काल। हाँ, बस ये जान लीजिए कि ये मौर्य काल कहाँ का है। तो ये मौर्य काल जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, जो अशोक के दादा हैं, वहाँ से चला आ रहा है मौर्य काल, ठीक है। तो उस मौर्य काल तो उत्तर भारत में था, लेकिन उसका कुछ कुछ साक्ष्य या फिर उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी है, ये हमको जानना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं मौर्य काल का संबंध क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि मौर्य काल यदि हम पढ़ रहे हैं तो उसका स्रोत क्या क्या है। स्रोत से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मौर्य काल यदि हम छत्तीसगढ़ के लिए परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो इसके स्रोत क्या क्या होंगे। जब तक आप इसके स्रोत नहीं बताएंगे तब तक समझ में तो आने वाला नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मौर्य काल के कुछ सिक्के मिले हैं, बाद में और बात करेंगे इसके बारे में। मौर्य काल के कुछ सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। तो मौर्य काल के क्या क्या सिक्के मिले हैं? बहुत सारे चांदी, तांबा, इस प्रकार से बहुत सारे सिक्के जो हैं मौर्य काल से मिले हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं क्या? चलिए इसको फिर से ही लिख देता हूँ, सिक्के, या फिर ये हो गया आपका स्रोत, ठीक है। पहला स्रोत है हमारा सिक्कों से। अब सिक्कों से ही पता चलता है कि किस वो कौन सा राजा के थे, ठीक है। तो सिक्के क्या क्या मिले हैं मौर्यकालीन सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ से। चांदी के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले, आहत सिक्के मिले हैं। सबसे पहले यहाँ आहत का मतलब समझ लीजिए। आहत मतलब कहीं से उसको पीट कर बनाया जाता है। देखिए पहले सांचा वाचा नहीं होता था, है ना। अभी का जमाना में फैक्ट्री लग गया है, लेकिन पहले आहत मतलब उसमें मुद्रा ना, उसको ठोक पीट कर उसमें कुछ निशान बनाए जाते थे, उसको हम आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। अब सिक्के पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से सिक्के मिले हमको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो सिक्कों के बारे में देखते हैं। सिक्कों के बारे में सबसे पहले चलते हैं शक्ति एक जिला है ना, शक्ति जिला है। तो शक्ति जिला से क्या मिला है, सॉरी शक्ति जिले के कौन से स्थान से, तो ठठारी, क्या नाम है, ठठारी से सिक्के मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जांजगीर चांपा चलते हैं। जांजगीर चांपा के कौन से जिले से, कौन से स्थान से, तो जांजगीर चांपा के अकलतरा, क्या चीज मिले हैं, अकलतरा से, अकलतरा से मिले हैं, ठीक है। कहाँ से मिले, जांजगीर चांपा के अकलतरा से मिले हैं। उसके बाद जो है सारंगढ़ से मिले हैं, सारंगढ़ से मिले हैं। सारंगढ़ का कौन सा स्थल है, तो सारंगढ़ का है आपका देवगांव, क्या है ये, देवगांव है, ठीक है। सारंगढ़ के देवगांव से मिले हैं। फिर आपको मिलता है रायपुर से। रायपुर जिले के कौन से स्थान से मिले हैं, तो रायपुर जिले के तारापुर, उड़ेला, और आरंग से मिले हैं, ठीक है। सिक्के मिले हैं, ये साबित करते हैं कि कहीं न कहीं मौर्य काल का संबंध छत्तीसगढ़ से है, या व्यापार के रूप में हो या अप्रत्यक्ष शासन से हो, लेकिन कहीं न कहीं जो है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य काल का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ चांदी के भी सिक्के मिले थे। अभी तक हमने जितना नाम लिखा है उसमें से कुछ चांदी के भी सिक्के मिले हैं। अब देखते हैं इसमें से चांदी के सिक्के कौन कौन से हैं। तो चांदी के सिक्के आपके अकलतरा से मिले हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, चांदी लिख देता हूँ,
चांदी, यहाँ से चांदी के सिक्के मिले हैं, ठीक है। तारापुर से चांदी के सिक्के मिले हैं, यहाँ नीचे लिख दूँ क्या, चांदी, ठीक है। तारापुर से चांदी के सिक्के मिले हैं। और आपके जो सारंगढ़ वाला एरिया, सारंगढ़ क्या है, देवगांव है, तो यहाँ से भी चांदी के सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना है। वैसे तो चांदी तांबा तो नहीं पूछा जाता है, बस सिक्कों के बारे में पूछा जाता है कि सिक्के मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, ठीक है। अब आहत मुद्रा, आहत मुद्रा मतलब इसमें ठोक पीट कर जो मुद्राएं बनाई जाती है उसको हम आहत मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो आहत मुद्रा कहाँ कहाँ से मिले उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आहत मुद्रा आपके मिले हैं आरंग से, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, आरंग, आहत, ये आहत मुद्रा हो गया, ठीक है। आरंग के बाद ये मिला है आपके उड़ीला से मिले हैं। कहाँ से मिले, उड़ेला से भी आपके आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और साथ में तारापुर से, मतलब तारापुर में चांदी और आहत दोनों प्रकार के सिक्कों की प्राप्ति हुई है तारापुर से, ठीक है। ये हो गया सिक्कों का क्रम। अब कैसे पता चला कि सिक्कों का क्रम होगा, मतलब सिक्के तो मिल गए तो इसमें कुछ लिखा होना चाहिए ना। जैसे सिंपली आपको कोई सिक्का मिल गया, अभी यदि भारत सरकार का सिक्का देखेंगे तो उसमें कुछ आपका 1 रुपये का थंब बन जाता है या फिर कोई भी अच्छी चीज़ें बनी जाती है, तब आप जान लेते हैं कि ये भारत सरकार का सिक्का है। उसी प्रकार सिक्कों में ऐसा क्या मिला, क्या कहा मैंने, सिक्कों में ऐसा क्या मिला जिससे ये पता चल गया कि उसमें मौर्यकालीन का है। तो यहाँ मैं बगल में लिख देता हूँ, इस सिक्कों में क्या था, मयूर अंकन था, मयूर का अंकन मिला, मयूर का अंकन, ठीक है। कोई भी सिक्का मिलता है, वैसे बहुत सारे राजा हैं, सबके राजा से सिक्का मिलता है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो मयूर का है, उसमें मौर्य काल तो लिखा नहीं रहेगा, ठीक है। तो मौर्य काल के समय जो अन्य स्थानों से, मान लेते हैं यदि मौर्य का जो मेन स्थान है उत्तर प्रदेश है, तो उसके मुख्य स्थान से या फिर उसके वास्तविक स्थान से जो सिक्का मिला उसमें मयूर का अंकन था। और सेम सिक्के या फिर सेम मयूर अंकन वाला सिक्का हमको छत्तीसगढ़ से भी मिला, तब पता चला कि ये मौर्य काल का सिक्का है। और हो न हो छत्तीसगढ़ में मौर्य काल का समय कभी न कभी रहा होगा, ठीक है, कभी न कभी रहा होगा, ठीक है। अब आपको आहत सिक्के का कुछ मतलब बताना था, वैसे तो मैं बता दिया हूँ फिर भी मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि आहत का मतलब क्या होता है। आहत, जैसे कोई सिक्का होता है उसको ठोक पीट कर बनाया जाता है ना, आहत, या फिर इसी को पंच मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंच। देखिए पंच मार्क आपको पता चल गया, कोई जैसे आप कोई भी धातु का इस प्रकार से प्लेट लीजिए और उसको ठोक पीट कर या फिर उसमें कोई डाई के माध्यम से उसमें कुछ निशान बना दीजिए। मतलब कैसे, देखिए सिक्के 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तो आप धातु को गर्म करके पिघलाइए, गलाइए और सांचे में डालकर उसको ढालिए, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप पंच मार्क के, आपके पास कोई सील जैसे मजबूत चीज़ होनी चाहिए जिससे ठोकर मारने से सामने वाली धातु पर उसका चिन्ह अंकित हो जाए, उसको हम बोलते हैं आहत या फिर पंच मार्क सिक्का, ठीक है। आहत या फिर पंचमार्क सिक्का के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सिक्कों की बातें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पे। अगले पृष्ठ पे हमको क्या देखना है, तो अगले पृष्ठ पे हमको देखना है अगला साक्ष। अगला साक्ष हम देखते हैं, इसमें शैल चित्र मिला है। क्या मिला है, शैल चित्र। शैल चित्र का मतलब समझते हैं, शैल मतलब पत्थर और चित्र मतलब कोई भी चित्र बनाना। तो जो पत्थरों पर या पहाड़ों पर या गुफाओं पर जो चित्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, शैल चित्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। शैल चित्र के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में शैल चित्र आपके मिला है रामगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी, अब ये कहाँ है, आपके उत्तरी साइड है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में रामगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी में आपको 2 गुफा देखने को मिलेंगे। क्या क्या गुफा है वो है आपके जोगी मारा, इसको जोगी माड़ा या मारा दोनों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक में किसी में माड़ा है किसी में मारा है। जोगी मारा एवं क्या चीज है, सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, ठीक है। यहां से क्या मिला है हमको, मौर्यकालीन शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। मौर्यकालीन शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और उस समय जो प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है आपके सीता बेंगरा को, क्या माना जाता है, प्राचीनतम नाट्यशाला। क्या नाट्यशाला, प्राचीनतम नाट्यशाला, नाट्यशाला माना जाता है सीता बेंगरा को, ठीक है। प्राचीनतम नाट्यशाला है हमारे
छत्तीसगढ़ का। कौन से काल का? मौर्य काल का। अब आगे इसमें देखते हैं प्राचीन अब कई बार इसका यदि प्रश्न अभी तक तो आया नहीं है, हाँ कई बार आ भी चुका है कि इसके जो खोज करता है, खोजकर्ता से भी सवाल आया था कि सीता बेंगरा के स्थल को किसने खोजा था। तो इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? इसके खोजकर्ता, ठीक है, सीता बेंगरा या फिर जो जोगीमारा की गुफा है, सीता बेंगरा है ना, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा और सीता बेंगरा है, उसको खोजा किसने था? तो इसकी खोजा था इसको कर्नल आउसले ने। कर्नल आउसले ने, कर्नल आउसले ने, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न अगर बन जाए तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा प्रश्न। चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। इसमें चलिए अगला क्या है इसमें कि जैसे जोगीमारा की गुफा है, तो ये शैल चित्र तो मिला है, साथ में ना इसमें एक नाट्य एक चित्र मिला है जिससे पता चला है कि यहाँ देवदत्त नामक एक व्यक्ति था। देवदत्त और सुतनुका, क्या था? देवदत्त एवं सुतनुका, देवदत्त एवं सुतनुका का प्रेम प्रसंग यहाँ पे मिला है, प्रेम प्रसंग मिला है, ठीक है, यहाँ प्रेम प्रसंग मिला है या प्रेम गाथा मिला है। ये लोग कौन थे? वहाँ के डांसर थे, ठीक है, और इन दोनों का यहाँ पे प्रेम प्रसंग मिला है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे प्रेम प्रसंग के साथ इसमें जो मौर्यकालीन के जो उस समय के क्या थे लिपि थी, उस लिपि में भी कुछ कुछ लिखा पढ़ा मिला है, तभी पता चला कि ये मौर्यकालीन स्थल है, ठीक है, मौर्यकालीन स्थल है। दूसरी बात, यदि एक लाइन के प्रश्न पूछेगा तो ये पूछा जाएगा कि प्राचीन थिएटर के अवशेष, तो इसी रामगढ़, देखिए सुतनुका थे और देवदासी थे, यही लोग नाचते थे कहाँ पे? इस जोगीमारा गुफा पे। तो इसको हम प्राचीन थिएटर के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन क्या चीज थे ये? थिएटर के अवशेष बोलते हैं, थिएटर के अवशेष है, ठीक है, प्राचीन थिएटर के अवशेष मिला जाता है। प्रश्न में पूछा जाएगा कि ये प्राचीन थिएटर के अवशेष कहाँ मिले? आपको पहाड़ी के नाम से पूछ सकता है, रामगढ़, जोगीमारा, सीता बेंगरा, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, या तीनों में से सभी, या फिर कोई भी एक, या फिर इनमें से कोई एक हो सकता है। दूसरा जिला पूछ सकता है, स्थल पूछ सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। और यदि जिला की बात करी जाए तो आपको लेना है, आपको सरगुजा लेना है, ठीक है, और यदि भौगोलिक रूप से पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो ये तो हो गया शैल चित्र से संबंधित प्रश्न, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, रामगढ़ की जो पहाड़ी के जोगीमारा गुफा में है, अभी मैं आपको बता रहा था कि जोगीमारा गुफा में कुछ लिपि मिला है। कौन सी लिपि है? तो मौर्यकालीन की जो फेमस लिपि है, ठीक है, पाली और ब्राह्मी, ठीक है, पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि। क्या बोला मैंने? पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि मिली है। यही से पता चला कि ये मौर्यकालीन स्थल हो सकते हैं, ठीक है, केवल फोटो से पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, क्योंकि फोटो में तो लिखा नहीं जाएगा, तो वहाँ की लिपि के अनुसार से इसको माना गया कि ये मौर्यकालीन स्थल हो सकते हैं, और आज तक के साक्ष्य के अनुसार से यही सही है। अब हम अगला साक्ष्य की ओर चलते हैं। तो अगला साक्ष्य क्या है कि ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के में मौर्यकालीन है, तो मूर्ति बताता है, मूर्ति, ठीक है, मूर्ति क्या है? तो कोटाडोर और मनेन्द्रगढ़ में अशोक काल की कुछ मूर्तियां हैं, बस स्थान याद रखिएगा, कोटाडोर और मनेन्द्रगढ़, ठीक है, कोटाडोर और मनेन्द्रगढ़ में अशोककालीन कुछ मूर्तियां हमको प्राप्त होती है, ठीक है, तो इतना चीज आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले सोर्स की ओर, ठीक है, अगले सोर्स में क्या हो जाता है हमारा यात्रा वृत्तांत, इसको यही कर ले क्या? एक ही लाइन तो है, यहीं पे कर लेता हूँ मैं इसको, बाकी सबको तो बता ही दिया हूँ। अगला आपका स्रोत है इसमें यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब है वृत्तांत, ठीक है, बहुत सारे विदेशी राइटर हमारे यहाँ आए छत्तीसगढ़ में बहुत पुराने समय में, और कुछ लिख के चले गए। उन्हीं लोगों के लिखे जैसे बहुत सारे हैं ना, यात्रा वृत्तांत, चीनी का वैनसॉन्ग है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और कुछ बातें लिख के गए। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ बातें लिखी गई है चीनी यात्री वैनसॉन्ग के द्वारा। हाँ, पूछा जाएगा कि कौन सा यात्री था, तो ये चीनी यात्री था। बहुत सारे देश से यात्री आए थे, तो चीनी यात्री था। ये अशोक के समय आए थे और अनेक बौद्ध स्तूप का
बौद्ध स्तूप के बारे में चर्चा हुआ है, अनेक बौद्ध स्तूप के बारे में चर्चा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भी बौद्ध स्तूप है। तो इस प्रकार से पता चला कि ये छत्तीसगढ़ काल में मौर्य काल का भी समय या फिर जगह रहा होगा। ठीक है, अब इसमें आपको मैं एक बात स्टार्टिंग से बताना भूल गया था, मैं ये बता देता हूँ कि कोई एक प्रश्न पूछा था, आटविक जन क्या होता है? क्या पूछा है? आटविक जन। मैं बताना भूल गया था, इसको बता देता हूँ मैं। ठीक है, आटविक जन, आटविक, आटविक का मतलब होता है जंगल निवासी, जंगल निवासी। ठीक है, आटविक का क्या मतलब होता है? आटविक का मतलब होता है जंगल निवासी। और इन आटविकों को, ठीक है, मौर्यकालीन सेना में भर्ती किया जाता था। ये मौर्यकालीन सेना थे। आटविक का मतलब होता थे, आटविक का मतलब है कि ये जंगल निवासी है। दूसरा बात, इन लोगों को मौर्य काल के समय सेना में रखा जाता था, सैन्य वर्ग के लिए। ठीक है, सेना के काम के लिए रखा जाता था। दूसरा साक्ष्य ये हो सकता है, देखिए छत्तीसगढ़ का, कि ये कैसे, अभी तक हमने कोई युद्ध नहीं पढ़ा है छत्तीसगढ़ में मौर्य के द्वारा। युद्ध होता तो वो प्रत्यक्ष शासन करते, लेकिन ये मान के चलते हैं कि अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था, ये तो पता है। ठीक है, अशोक ने क्या किया था? कलिंग पर युद्ध किया था। तो हो न हो छत्तीसगढ़ भी उस समय कलिंग में आता रहा होगा, एक आता रहा होगा, है ना। इस वजह से कलिंग जीतने के बाद छत्तीसगढ़ भी मौर्यकालीन का हिस्सा बन गया, ऐसा एक मान्यता है। चलिए ठीक है, तो मौर्य काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जितने भी अभी तक बने हैं और बन सकते थे, वो सभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सभी मैंने आपको बता दिया। अब इसके हिसाब से आपको मौर्यकालीन की चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये तो हो गया मौर्यकालीन हिस्सा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मौर्य काल। अब मौर्य काल के बाद हमको पढ़ना है सातवाहन काल, सातवाहन वंश या फिर काल, वंश लिख देता हूँ मैं। तो सातवाहन वंश के बारे में हमको पढ़ना है। बहुत सारे बुकों में इसकी आपके वो भी दिखा जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड उतना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक नहीं है, जबरदस्ती आप माइंड प्रेशर मत डालिए। कई बार यदि जैसे आप पढ़ने बैठेंगे इतिहास को, तो जैसे ही टाइम पीरियड देखेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैं उतना ही बताऊँगा जितना आप झेल सकते हो और जितना आवश्यक है। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप अच्छे से भी पढ़ लोगे तो पूरा प्रश्न तो नहीं तो कम से कम इतना तो बना लोगे कि आपकी जॉब लग जाएगी। और पूरा पढ़ने के चक्कर में यदि एक भी छूट गया, है ना, बहुत लोग पूरा पढ़ने के आदी होते हैं, तो पूरा पढ़ने के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, उससे आपका ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, सातवाहन काल हो गया। तो सातवाहन काल की एक राजधानी देखने को मिलती है। ठीक है, सातवाहन काल की राजधानी, तो सातवाहन काल की राजधानी क्या थी? ये थी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान ये कहाँ पड़ता है? ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? राजस्थान, राजस्थान। ये सातवाहनों की क्या थी? ये राजधानी प्रतिष्ठान। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जो सातवाहन काल है ये मातृसत्तात्मक होती थी। ये मतलब अपनी पिता के वंश को ना मान के माता को वंश को मानती थी। ये हम इंडियन जीएस यदि आप पढ़ेंगे इतिहास में तब की बात है, फिलहाल तो यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी इतिहास पढ़ते हैं तो उसका स्रोत इंपॉर्टेंट रहता है। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि ये बाहर के राजवंश थे, बाहर के राजा थे, इसलिए ज़्यादा इसके स्रोत से ही प्रश्न आते हैं इनके, क्योंकि कार्यकाल तो यहाँ पे लोग थे ही नहीं, है ना, या थे भी तो नाम मात्र थे, या फिर इनडायरेक्टली इन्होंने शासन किया है। इस वजह से इनकी राजाओं का कार्यकाल बहुत कम होगा या फिर कार्य बहुत कम होंगे, केवल स्रोत से प्रश्न अधिक मिलते हैं। ठीक है, केवल और केवल स्रोत से अधिक प्रश्न मिलते हैं। तो सबसे पहले स्रोत की बात करते हैं, तो सबसे पहला स्रोत में हम लेते हैं शिलालेख। क्या लेते हैं? शिलालेख। पिछले मैं आपको बता चुका हूँ शिलालेख का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए शिलालेख के बारे में समझते हैं कि शिलालेख क्या चीज़ है। शिलालेख, तो शिलालेख क्या होता है? जो किसी पत्थर पर लिखा है तो उसको हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो ये शिलालेख मिला कहाँ से है? तो सॉरी, ये तो कलर काम ही नहीं कर रहा है, ये काम करेगा क्या? गुज्जी। ठीक, ये थोड़ा बहुत काम कर रहा है। गुज्जी और दमोदरहा, दमोदरहा। ठीक है, गुज्जी या फिर दमोदरहा से इनका क्या मिला है? शिलालेख मिला है। जिला पूछेगा तो शक्ति लिख लीजिएगा, शक्ति जिले से संबंधित है। अब इसके बारे में एक विशेष जान लीजिए कि ये क्या चीज़ है। इसमें कुमार वर्दत के बारे में वो लिखा हुआ है, जिन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 100 गायें दान में दी थी।
ठीक है। सबसे पहली बात, इसमें किसका उल्लेख है? ठीक है, ये कलर काम ही नहीं आ जाए, हम पीला से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका, इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें कुमार वर्दत का उल्लेख है, कुमार वर्दत। ठीक है, कुमार वर्दत का उल्लेख है। ठीक है, कुमार वर्दत का उल्लेख है। और क्या उल्लेख है? कि उन्होंने राजा बनने के लिए 1000 गाय, सॉरी राजा मतलब आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें जो है दान दी थी, ब्राह्मणों को दान में दे दिया। कुछ कुछ बातें मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला स्रोत क्या मिला? शिलालेख मिला। शिलालेख कहाँ से मिला? गुज्जी दमोदर है, जो शक्ति जिला में है। ठीक है, किसका वर्णन है? तो कुमार वर्दत का वर्णन है। ठीक है, कुमार वर्दत श्री है, पूरा नाम लिख लीजिएगा, वर्दत श्री है, कुमार वर्दत श्री है। 100 गायें दान दी ब्राह्मणों को। क्यों? क्योंकि ये अपने आयु बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ये अपने आयु बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, और ये जो लेख है, इसकी जो लिपि है, या फिर जो कोई पूछा जाएगा यदि इस लेख में कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, ये इसके पहले साक्ष्य हो गया। अब हम दूसरे साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। दूसरे साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। दूसरा साक्ष्य कौन हो गया? दूसरा साक्ष्य हम देखते हैं इसमें मुद्रा। मुद्रा मतलब जो रुपया पैसा है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मुद्रा इसके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुद्रा आपके मिले हैं शक्ति के कौन से स्थल? शक्ति के बालपुर से मिला है। ठीक है, शक्ति के बालपुर से मिला है। बिलासपुर, इसको मैं बीएसपी लिख दूं क्या? बिलासपुर। ठीक है, बीएसपी। तुम बीएसपी के कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपके मल्हार से, बीएसपी के मल्हार से मिला है। और एक और है, बिलासपुर का हिस्सा है बीएसपी, चकरबेड़ा। क्या है? चकरबेड़ा से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? ये चकरबेड़ा से मिला है। अब कई बार ये भी पूछा जाएगा कि ये किसके थे, है ना? ये तो हमने देख लिया कि मिला है, लेकिन किस राजा के थे, ये भी तो इम्पोर्टेंट रखता है ना। तो ये किस राजा के थे? तो ये राजा अपीलक के थे। राजा अपीलक की मुद्राएं थी, राजा अपीलक की मुद्राएं थी, जिससे पता चलता है कि ये देश विदेश में भी इनका साम्राज्य या फिर इनका इनसे व्यापार रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो राजा अपीलक है, इनका जो ज्ञान, उसका जो नाम वाम है, कहीं भी आपको अभिलेख में, कहीं भी आपको किसी भी अभिलेख में नहीं मिलेगा। पौराणिक कथाओं में इसका नाम मिलता है अपीलक का। ठीक है, तो ये दूसरा साक्ष्य हो गया। अब हम तीसरे साक्ष्य की ओर चलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सातवाहन का काल था। तीसरा साक्ष्य की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे कास्ट स्तंभ मिला है, वुडन पिलर। क्या हो जाएगा? कास्ट स्तंभ। कास्ट स्तंभ मतलब समझते हैं जैसे एक लकड़ी हो गया, ये मान लेते हैं एक लकड़ी है इस प्रकार की, इस लकड़ी में ना कुछ कुछ लिखे हुए हैं, इसी को कहा जाता है कास्ट स्तंभ। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? कास्ट स्तंभ के नाम से जाना जाता है, कास्ट स्तंभ के नाम से जाना जाता है। कहाँ से मिला है? तो ये किरारी से मिला है, किरारी ग्राम से मिला है। और किरारी कहाँ है? तो ये शक्ति में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? शक्ति में है। वर्तमान में इसकी स्थिति मतलब कास्ट स्तंभ को कहाँ रखा गया है? तो महंत घासीदास एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, मैं घासीदास लिख रहा हूँ ना, घासीदास संग्रहालय रायपुर में इसको अभी तक स्टोर करके रखा गया है, ताकि इसको जो हमारी पुराणिक जो चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त ना हो या फिर नुकसान ना हो। दूसरी बात, अब ये कास्ट स्तंभ है, कुछ लिखा है, तो क्या लिखा है? इस कास्ट स्तंभ ने सातवाहन काल के कर्मचारियों का पद नाम लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? कर्मचारियों का पद नाम यहाँ पे मिला है। ठीक है, कर्मचारियों का यहाँ पे पद नाम देखने को मिले हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अगला पेज चलते हैं। अगला पेज हम देखते हैं, इसमें एक और साक्ष्य मिला है हमको। एक और साक्ष्य क्या है? प्रतिमा है, प्रतिमा। ठीक है, प्रतिमा मिला है। तो प्रतिमा कहाँ मिला है? प्रतिमा आपके कहाँ से मिला है? प्रतिमा आपके मिला है बूढ़ीखार से। ठीक है, बीएसपी मतलब बिलासपुर के एक गांव है बूढ़ीखार, बूढ़ीखार से प्रतिमाएं प्राप्त हुई है।
अब एक कौन सी प्रतिमा है, तो विष्णु जी के चतुर्भुज प्रतिमा मिला है बिलासपुर से, जिसमें राजा वेदश्री की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रभावती और भारद्वाज नामक स्त्रियों द्वारा निर्मित मूर्ति का निर्माण की जानकारी मिलती है। मूर्ति तो मिला है, लेकिन मूर्ति किसका है, ये भगवान विष्णु की चतुर्भुजी है, विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति मिली है। ठीक है, और ये इसमें राजा का भी उल्लेख है, तो राजा का नाम आपको याद रखना चाहिए। देखिए, राजा पता होगा तभी ना बता पाओगे कि ये सातवाहन काल का है। ठीक है, तो इस राजा का नाम है वेदश्री, तो इस नाम है वेदश्री। अब इस मूर्ति को बनाने वाले या फिर निर्माण करने वाले का भी नाम होना चाहिए। ठीक है, तो साथ में प्रभावती और भारद्वाज, प्रभावती एवं भारद्वाज नामक स्त्रियों द्वारा इसको बनाया गया था, इस प्रतिमा को। ठीक है, तो इस प्रकार से ना आपको सातवाहन काल की याद रखना है। सातवाहन काल में उस जो राजा महाराजाओं का कालक्रम में क्या काम हुआ ये नहीं पूछा जाएगा। राजा द्वारा क्या काल किया गया ये हम पढ़ेंगे हमारे स्थानीय राजवंश से, और ज़्यादा आपको पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, है ना, और आधुनिक इतिहास के में। ठीक है, चलिए, और एक और इसमें मिला है हमारा स्थापत्य से। स्थापत्य भी एक स्रोत है जो बताता है कि सातवाहन काल छत्तीसगढ़ में रहा होगा। 5 मंजिला संघाराम सातवाहन कालीन शासकों ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए बनाया था संघाराम। ठीक है, 5 मंजिला संघाराम मतलब कोई एक स्थान है जहाँ 5 मंजिला, लिख देता हूँ, प्रश्न में आ भी सकता है, 5 मंजिला है संघाराम। ये क्या चीज है, तो बौद्ध भिक्षुक के रहने के लिए बनाया गया था। फोन पे 1500 डाल में भेज दे। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, जो स्थापत्य के जो हमको स्रोत मिला है वो 5 मंजिला संघाराम है। इसमें बौद्ध भिक्षुक, या नाम पूछेगा तो याद रखना चाहिए, बौद्ध भिक्षुक का नाम लिख देता हूँ मैं, नागार्जुन के लिए बनाया था। संघाराम किसके लिए बनाया था, बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए, इसके लिए नागार्जुन के लिए बनाया था, नागार्जुन के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ है ना, जब हमने क्या पढ़ा था, सिक्के पढ़ा था, तो सिक्कों के बारे में थोड़ा ये जान लीजिए। सॉरी, मौर्य काल आ गया, ये सातवां है ना। सिक्कों के बारे में देखिए, यहाँ पे सिक्कों के बारे में कुछ लिखा गया है, चलो मैं यही बता देता हूँ। जो इस काल के जो सिक्के थे, ठीक है, इस काल के सिक्के थे जिसमें दोनों तरफ कुछ चित्र अंकन हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें एक साइड तो हाथी होता था, ये तो फिक्स है, और जो अगले साइड है मतलब उसके विपरीत दिशा में या तो किसी स्त्री का फोटो रहता था या फिर नाग का फोटो रहता था। ये बात याद रखिएगा, कई बार प्रश्न अगर पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यही पूछ सकता है कि सातवाहन कालीन सिक्कों में कौन सा क्या चीज़ मिलते थे, हाथी का चित्र, स्त्री का चित्र, नाग का चित्र, या फिर अन्य में से और कुछ भी लिख देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको फंसना नहीं है, बस ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 2 और देख लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। 2 और राजवंश है जो एक लाइन का है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है। जैसे कुषाण वंश हो गया, बस नाम से याद रखिए, बाकी प्रश्न तो यहाँ से आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि आज तक तो आया नहीं है, हो सकता है भविष्य में आ जाए। कुषाण वंश, कुषाण वंश क्या है, तो छत्तीसगढ़ में कुषाणों की अल्पकालीन सत्ता रही होगी, इसलिए इससे इसकी जो पुष्टि होती है ना, जो कुषाणकालीन शासक विक्रमादित्य वह कनिष्क सिक्कों से होती है। मतलब केवल और केवल उनके सिक्के मिले हैं और कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, केवल सिक्के मिले हैं और कुछ भी यहाँ से देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना कम है। बस ये जान लीजिए कि कुषाण वंश भी था जो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं था। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा मेघ वंश। इस वंश के बारे में भी कोई भी न तो प्रश्न है, ना ही इससे पूछे जाने वाली कोई डाटा हमारे पास उपलब्ध है। तो इन 2 वंश है, बस नाम कहे कि ये सब यहाँ थे, क्योंकि कभी कभी 1-2 छुटमुट सिक्का मिल जाता है। जैसे अब 100 साल बाद या 200 साल बाद, 1000 साल बाद यदि कोई अंग्रेज का सिक्का यदि यहाँ मिल गया, या फिर किसी अन्य जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, किसी का सिक्का अगर मिल गया, तो ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि उसके वंश यहाँ रहे होंगे, क्योंकि उसका पर्टिकुलर कोई भी फिक्स नहीं। जैसे हमने देखा था कि मौर्य काल में स्तंभ लेख मिला था, सिल्क में सिक्का मिला था और शैलचित्र मिला था, उसी प्रकार सातवाहन में मिला था। तो कुषाण वहाँ से कुछ सिक्के मिले हैं, वो भी उनके ना होकर कुछ कनिष्क के हैं, इसलिए इसमें एक संभावना जताई जाती है कि इसका भी वंश रहा होगा।
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये जो मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, इससे ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जितना पूछता है उतना ही पढ़ना जरूरी है, बाहर से हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।